हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। इसके पहले के 3 चैप्टर्स अपने हो गए हैं, 5th चैप्टर भी हो गया है। आज हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, आपका कंफ्यूजन हो सकता है अगर आप दोनों थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे साथ में। तो इट्स बेटर केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक ये पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने के चांसेस है। तो फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग बहुत सारी बातें स्टडी करने वाले हैं। हीट क्या होता है, वर्क क्या होता है, इंटरनल एनर्जीज उनकी क्या होती है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सभी चीजें हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। आज के टॉपिक में आज का पहला लेक्चर है और उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग इसका, उसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, और तीसरा पॉइंट जीरोथ लॉ ऑफ, हो सके तो तीसरा पॉइंट लेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। सब लोग ध्यान देंगे। लेक्चर थोड़ा थ्योरेटिकल है, बोर हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, तो सब लोग ध्यान से सुनोगे। लेकिन ये टॉपिक स्टडी करने से पहले आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ लो। वैसे कोई रिलेशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के बारे में अगर आपको पता होगा तो इट्स बेटर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ठीक से पढ़ लो, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग स्प्लिट करते हैं, तो इसके 2 वर्ड्स बनेंगे। एक बनेगा थर्मो और दूसरा बनेगा डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब इट इज रिलेटेड टू समथिंग, टेम्परेचर हमें लगता है ना, टेम्परेचर। और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि मोशन। फिजिक्स में डायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है? इट इज इन, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो हम उसको बोलते हैं डायनेमिक्स। तो टेम्परेचर वर्ड किससे रिलेटेड आता है? टेम्परेचर बॉडी का कब बढ़ता है? जब हम उसको क्या अप्लाई करते हैं? हीट, राइट। तो हीट प्लस मोशन, हीट प्लस मोशन, ये 2 वर्ड कंबाइन होके इन दोनों को हम लोग साथ में स्टडी करने वाले हैं। हीट प्लस मोशन, उससे जो ब्रांच बनती है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर एक्चुअल डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो हमें एक हीट एंड टेम्परेचर, ये दोनों कंसेप्ट को डिटेल में समझाती है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो इसमें हम लोग सबसे ज्यादा जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू हीट। तो सबसे पहले तो हीट क्या होती है ये हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर हम लोग आगे जाएंगे। देखो बच्चों, जो प्रीवियस थ्योरी थी हीट की, उसमें कहा जाता था कि हीट क्या है? एक कैलोरिक फ्लूइड है। हीट एक कैलोरिक फ्लूइड होता है जो कि इनविजिबल होता है, मतलब हमारी आंखों को दिखता नहीं है। मतलब सपोज कोई हॉट बॉडी है, इस हॉट बॉडी में एक कैलोरिक फ्लूइड होता है, इनविजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड के। सपोज कंसीडर करते हैं ये हॉट वाटर है, तो ये हॉट वाटर में ये कैलोरिक फ्लूइड रहेगा जो कि हमारी आंखों को दिखेगा नहीं, और ये कैलोरिक फ्लूइड एक साथ नहीं रहना चाहता, मतलब ये कोल्ड बॉडी में, सराउंडिंग में ये मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, ऐसा उनका मानना था। बट एक्चुअल में ये थ्योरी फेल हुई। कैलोरिक फ्लूइड, हीट एक कैलोरिक फ्लूइड नहीं है, ऐसा उसके बाद इन्वेंशन हुआ। मतलब ये जो थ्योरी थी वो ज्यादा दिन नहीं चली, उसको ये रॉन्ग थ्योरी है ऐसे कंक्लूड किया गया। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद, मतलब इन 1798 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंजामिन थॉमसन। बेंजामिन थॉमसन। तो ये साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक
कैनॉन, ब्रास कैनॉन था, उसको बोर बनाने का काम कर रहा था। सपोज ये ब्रास कैनॉन है, इसको ये बोर कर रहा था, बोर करते मतलब ड्रिलिंग कर रहा था। जब वो बोर बना रहा था उस वक्त उसने ऑब्जर्व किया कि ये बोर करते करते वहां पे इतनी हीट जनरेट हुई, तो उस हीट पे अगर पानी गर्म करने के लिए रखते तो भी वो गर्म हो जाता, इतनी हीट उससे जनरेट हुई थी। मतलब ये कैनॉन, ब्रास कैनॉन था, उसको वो बोर करने का काम कर रहा था और उसने ऑब्जर्व किया कि वहां से बहुत ज्यादा टेम्परेचर की हीट जनरेट हो रही है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है, इतनी ज्यादा हीट कि अगर उसके ऊपर हम पानी गर्म करने के लिए रखते, पानी बॉईल करने के लिए रखते तो भी वो बॉईल हो जाता, इतनी ज्यादा हीट वहां पे जनरेट हो रही है। तब वहां से इन्वेंशन स्टार्ट हुआ कि हीट ये कोई फ्लूइड नहीं है, ये कुछ अलग ही है। हीट एक ऐसी चीज है, एक टाइप की एनर्जी है जो कि वर्क की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। क्योंकि यहाँ पे कैनॉन को ड्रिल करने का काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे वर्क हो रहा है और वर्क की वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो रही थी, मतलब कुछ अलग टाइप की एनर्जी यहाँ पे मिल रही थी ड्यू टू द वर्क। मतलब देखो इसके यहाँ पे और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। अगर हमारी गाड़ी का इंजन हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर के बाद वहां पे गर्मी महसूस होती है, मतलब वहां पे पूरा इंजन गर्म होता है, ऐसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब सपोज हम लोग हमारी बॉडी को ऐसे रब कर रहे हैं, मतलब वर्क कर रहे हैं, या फिर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी से हीट जनरेट हो रही है, ऐसे हमें फील होता है, राइट ना। एक्सपीरियंस होती है कि हमारी बॉडी से हीट जनरेट हो रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, ऐसे हमें फील होता है। इसका मतलब क्या कि इससे डायरेक्टली कनेक्शन किसका होता है, वर्क और हीट का होता है। मतलब यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। वर्क का कन्वर्जन किस में हो रहा है, हीट में हो रहा है। जहां वर्क डन है वहां पे हीट है। मतलब कोई भी बॉडी जब काम करती है, वर्क डन होता है किसी भी बॉडी का, तो वहां पे हीट जनरेट होती है। उसके बाद हीट की नई डेफिनेशन इन्वेंट हुई, जो कि उसमें कहा गया कि हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसे बोला गया। ये फ्लूइड नहीं है, ये एक एनर्जी है जो कि जनरेट होती है ड्यू टू वर्क, वर्क की वजह से जनरेट होती है। उसके बाद देखो बच्चों, और इसके ऊपर इन्वेंशन स्टार्ट हुआ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद ऑब्जर्व किया गया कि सपोज कोई हॉट बॉडी है, यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम लोग, कंसिडर करते हैं कप ऑफ टी है, ओके। यहाँ पे एक कप है, उस कप में चाय रखी है, गरम चाय, और सपोज इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये बहुत ही गर्म चाय है और ये सराउंडिंग में रखी है, मतलब किसी रूम में रखी है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। तो इसका टेम्परेचर कोल्ड है और इसका टेम्परेचर हॉट है, मतलब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है। तो जब ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है तो हमें फील होता है कि इसका जो टेम्परेचर है, इसकी जो हीट है, वो ट्रांसफर की जा रही है। कंसिडर करो यहाँ पे कोई और एक दूसरी बॉडी इसके कांटेक्ट में आती है। कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक चिप है जो कि इसके कांटेक्ट में आई है, या फिर टेबल पे हम लोग रखे, ये चिप रखे हैं, तो यहाँ पे टेबल पे जब कप रखते हैं तो उसकी वजह से, कप की वजह से यहाँ पे भी हमें हीट महसूस होती है, ये जगह भी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई तो भी एक समथिंग इज एक्सचेंज देयर, और ये समथिंग ही क्या है, दैट इज नथिंग बट द हीट। मतलब इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब कोई कोल्ड बॉडी किसी हॉट बॉडी के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हीट एक्सचेंज करते हैं। हीट कहाँ से कहाँ एक्सचेंज होती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर लोअर है, और इसका टेम्परेचर हायर है। तो हीट कहाँ से कहाँ एक्सचेंज हो रही है, जिसका टेम्परेचर हायर है उससे जिसका टेम्परेचर लोअर है उसकी तरफ। दैट मीन्स हीट एक्सचेंज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये भी चीज यहाँ पे ऑब्जर्व हुई, और ये एक्सचेंज हीट से ही नई ब्रांच बनी, दैट इज द थर्मोडायनेमिक। क्योंकि जब हीट एक्सचेंज होती है मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर भी चेंज होगा,
वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाई-लुसाक लॉ स्टडी किए थे। उसमें हमने देखा है कि ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब इसका टेम्परेचर कम हो रहा है, राइट ना। हीट इवॉल्व हो रही है, हीट इमिट हो रही है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का, रिड्यूस्ड होगा। अगर टेम्परेचर रिड्यूस्ड होगा और ये क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब करे, तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो रहा है। मतलब ये बॉडी के ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो रही है। सिमिलरली ये बॉडी की भी ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज चेंज हो रही है। और इसी के ऊपर डिपेंड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, समझ में आया सबको। दीज आर द कंसेप्ट रिलेटेड टू हीट। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हमने हीट के बारे में स्टडी किया है। तो यहाँ पे एक ही बात आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है कि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड द अदर वे राउंड। वर्क का कन्वर्जन हीट में होता है, जैसे कि हमने ऑब्जर्व किया जब कोई काम करते हैं हम लोग तो हीट प्रोड्यूस होता है। यही बात आपको याद रखनी है कि वर्क का कन्वर्जन किस में होता है, हीट में होता है। इसी को हमें सब डिटेल में स्टडी करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे देखो, थर्मल मतलब टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है विच इज एट रेस्ट पोजिशन, राइट ना। मैकेनिकल में हमने मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सपोज ये व्हीकल है, कोई बॉडी है ऐसे कंसिडर करो। ये बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स दोनों जब इक्वल होंगे, मतलब सभी फोर्सेस इक्वल होंगे, तो ये बॉडी यहां से मूव नहीं करेगी, मतलब मोशन में नहीं रहेगी। इंटरनल फोर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। मतलब ये दोनों फोर्स, नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, सपोज ये एक्सटर्नल फोर्स है और ये इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, ये इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये दोनों, अगर ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10, या फिर इस डायरेक्शन से फोर्स एक्ट होने वाला वो भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, तो दिस माइनस दिस, ये क्या बन जाएगा, जीरो। तो बॉडी यहाँ मूव करेगी क्या, ना इस डायरेक्शन में मूव करेगी ना इस डायरेक्शन, क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, बॉडी का नेट फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का ही कुछ ऐसे ही है, मतलब टेम्परेचर इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि जीरो, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि जीरो, इसका कुछ अलग मीनिंग है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो, एक्चुअल में आपके बुक में जो इसकी डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या है कि बॉडी को हम लोग या फिर टू सिस्टम से, टू ऑब्जेक्ट से ऐसे कंसिडर करते हैं। ये एक सिस्टम है और ये एक सिस्टम है। ये दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनका जो थर्मल टेम्परेचर एक्सचेंज है वो एक्सचेंज होने के बाद कांस्टेंट हो जाता है, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब देखो, सपोज करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपके बुक में जो डेफिनेशन दी है वो मैं आपको बताती हूँ। कंसिडर करते हैं यहाँ पे दो सिस्टम्स है, सपोज ये है सिस्टम ए एंड दिस इज सिस्टम बी। ठीक से समझो, इनको हमने एक नॉन कंडक्टिंग वॉल में रखा है। मतलब यहाँ पे साइड से नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता, ऐसी वॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है एडियाबैटिक। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है, एडियाबैटिक वॉल। मतलब बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देगा, अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देगा, ऐसी वॉल को हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल या फिर नॉन कंडक्टिंग वॉल बोलेंगे। ठीक है। और इन दोनों के बीच में एक कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल उसको डायथर्मिक बोलते हैं, डायथर्मिक। ओके, इसका मतलब क्या कि ये हीट एक्सचेंज अलो कर रही है, ये जो अंदर की वॉल है वो हीट एक्सचेंज अलो कर रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो सपोज ये जो बॉडी है
ए सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर कम है, यहाँ की हीट यहाँ ट्रांसफर होगी क्योंकि यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो ये बहुत ही ज्यादा मोशन में है। मोशन की वजह से ये यहाँ पे कोलाइड हो रहे हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोलाइड हो रहे हैं और इनकी एनर्जी ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर, इसकी हीट ये बॉडी को ट्रांसफर की जाएगी, यहां से हीट यहां ट्रांसफर होगी और वो तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक ये बॉडी का टेम्परेचर और ये बॉडी का टेम्परेचर, सपोज दिस इज TA एंड दिस इज TB। इनिशियली क्या था, TA इज ग्रेटर देन TB था। अब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते रहेंगे, सिर्फ A B को ही ट्रांसफर करता रहेगा और तब तक ट्रांसफर करेगा, ये ट्रांसफर होगी तो इसका टेम्परेचर लूज होते जाएगा क्योंकि ये हीट इधर आ रही है और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते लूज होते होते एक स्टेज ऐसी आएगी कि TA का टेम्परेचर क्या होगा, TB के इक्वल होगा। अगर इन दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा तो प्रेशर वॉल्यूम, इसका प्रेशर इसका वॉल्यूम, सिमिलरली PB एंड VB, ये दोनों का प्रेशर वॉल्यूम भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज होना बंद होगा, तो उस वक्त क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी A इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बॉडी B, या फिर सिस्टम बोल सकते हैं हम लोग इसको, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम A इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम B। और जब ये स्टेज आएगी उस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो आपके बुक में डेफिनेशन क्या दी है, when two objects are at the same temperature they are in thermal equilibrium. When two objects are at the same temperature they are in thermal equilibrium. लेकिन देखो थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने एक बुक में पढ़ा था, थर्मल इक्विलिब्रियम अगर एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उसको भी कहते हैं अगर जिनका टेम्परेचर सेम नहीं होगा। कैसे, देखो अगर मैंने ये बॉडी को, एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होना बंद हो गया, इक्वल हुआ टेम्परेचर, मतलब क्या, पहले हीट एक्सचेंज हो रही थी, जब इक्वल हुआ तो हीट एक्सचेंज होना क्या हुआ, बंद हुआ। जहां पे हीट एक्सचेंज हुआ बंद हुआ, जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं ना, जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती उसको भी हम लोग बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब जब एक्सचेंज हो रही है तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, जब एक्सचेंज नहीं हो रही है तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट पोजीशन पे है, ऐसा उसका मीनिंग है। क्योंकि जब देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या बोलते हैं, ये बॉडी के फोर्सेस इक्वल है, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉडी के ऊपर फोर्सेस नहीं है, फोर्सेस है लेकिन इक्वल है, फोर्सेस है लेकिन इक्वल है, उसकी वजह से हम लोग उसको रेस्ट पोजीशन में बोलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एक एडियाबैटिक वॉल डाल दी, जब आउटसाइड से हम लोग एडियाबैटिक वॉल डाल रहे हैं तो यहाँ दोनों के बीच में जो पार्टीशन है वहां पे भी हमने एक एडियाबैटिक वॉल डाल दी और यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ए बॉडी का टेम्परेचर बी बॉडी में एक्सचेंज नहीं होगा, इसका टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है, इसका कम है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं कर रहे। अगर एक्सचेंज नहीं कर रहे इसका मतलब हम इसको भी बोल सकते दैट इज ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया? कभी कभी एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर सेम नहीं है तो क्या वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है? यस, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं है फिर भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एडियाबैटिक वॉल है, मतलब नॉन कंडक्टिंग वॉल है, जो कि हीट एक्सचेंज नहीं करने दे रही है, और हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है इसका मतलब वो दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया? तो एक्चुअल डेफिनेशन थर्मल इक्विलिब्रियम की ये भी हो सकती है कि जहां पे हीट एक्सचेंज नहीं होती उसको हम लोग, वो सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। When two systems do not exchange the heat, that are called as thermal equilibrium state. या फिर बोल सकते हैं when two systems having the same temperature, they are called as, अगर वो एक्सचेंज करे तो एक्सचेंज करते करते उनका टेम्परेचर सेम होगा, जहां पे उनका टेम्परेचर सेम होगा तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट बंद होगा, क्योंकि हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर ये बात ही नहीं रहेगी, तो वहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट बंद होगा। जहां पे एक्सचेंज ऑफ हीट बंद हुआ इसका मतलब हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे है।
तो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल है तो पहले से ही टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, मतलब दोनों भी रेस्ट पोजीशन पे है, तो हम बोल सकते हैं दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। समझ में आया सबको? हालांकि दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, फिर भी ये क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पे है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो आपकी जो बुक की डेफिनेशन है वो मैं बताती हूँ, लेकिन डिटेल में आपको ये याद रखना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही नॉलेज आपका चेक किया जाता है, एक्स्ट्रा नॉलेज। तो वीसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो व्हेन डू टू सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे? सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे टू सिस्टम्स इन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे डू नॉट ट्रांसफर हीट। अगर ये दो सिस्टम्स हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कब बोलेंगे इनको? जब ये हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, डू नॉट ट्रांसफर हीट, ये मैंने पहला पॉइंट आपको बोला। और दूसरा पॉइंट आप इसमें क्या बोलोगे? जब ये दोनों का टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम रहेगा। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम टेम्परेचर दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप लोग? टू सिस्टम्स in thermal contact with each other are said to be in thermal equilibrium if they do not transfer heat between each other. Second point आप लोग बोलोगे two objects are at the same temperature, अगर ये इनका टेम्परेचर सेम रहेगा तो भी ये हीट ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। इसी के ऊपर देखो बच्चों, आपके बुक के पेज नंबर 75 पे पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। पेज नंबर 75 जहां पे चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वहां पे पहला ही क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा है? व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज प्लेस्ड इन अ वाटर एट रूम टेम्परेचर द आइस मेल्ट्स एंड वाटर कूल्स डाउन, व्हाई डज देयर टेम्परेचर चेंजेस। मतलब एक आइस का टुकड़ा, एक पीस जो हमने वाटर में रखा है एट रूम टेम्परेचर में, द आइस मेल्ट्स एंड वाटर कूल, वाटर ठंडा हो रहा है और आइस मेल्ट हो रहा है। ये हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया है इसको। व्हाई डज देयर टेम्परेचर चेंज, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अभी जो हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की है उससे आप ये इसका आंसर दे सकते हैं। क्या होता है, जब हम लोग ये आइस रखते हैं किसी रूम में, तो रूम का टेम्परेचर यहाँ पे क्या है? रूम टेम्परेचर इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस। आइस का टेम्परेचर कम है, रूम का टेम्परेचर ज्यादा है। तो जब व्हेन एट रूम टेम्परेचर इज एट हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ आइस, व्हेन आइस इज प्लेस्ड इन द वाटर, इसको हमने पानी में रखा है, द हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट एक्सचेंज होगी, और हीट एक्सचेंज होने के बाद ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा और ये टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, राइट। मतलब इसका टेम्परेचर डाउन होगा, यहाँ वाटर का टेम्परेचर भी रूम के टेम्परेचर से इक्वल है, मतलब वाटर का टेम्परेचर कम होगा और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। यही रीजन है इसके पीछे। इन दिस वे द टेम्परेचर ऑफ आइस इंक्रीजेस एंड इट मेल्ट्स, वेरियस द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड इट कूल्स डाउन। दिस टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी से बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट बनी, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब टेम्परेचर एक्सचेंज के ऊपर ये डिपेंड है। देखो ये क्या कहता है, इसको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ आपको। सपोज यहाँ पे हम लोग दो बॉडीज, दो सिस्टम्स कंसिडर करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ए एंड बी ऐसे दो सिस्टम्स लिए और दोनों को हमने नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वॉल से कनेक्ट किया है, बाउंड्री से कनेक्ट किया है, और इनको भी हमने नॉन कंडक्टिंग वॉल में रखा है। ठीक है, ये भी क्या है? नॉन कंडक्टिंग एडियाबैटिक वॉल है। और ये दोनों बॉडीज, अभी देखो यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल है, इसका मतलब टेम्परेचर एक्सचेंज होगा क्या? हीट एक्सचेंज होगी क्या? देखो जब तक जीरोथ लॉ इन्वेंट नहीं हुआ था, जीरोथ लॉ जब इन्वेंट किया गया उसके पहले टेम्परेचर ये कंसेप्ट पता नहीं थी। टेम्परेचर कंसेप्ट इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब टेम्परेचर
जीरोथ लॉ के बेसिस पे डिफाइन किया गया। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। टेम्परेचर किसके बेसिस पे डिफाइन किया गया? टेम्परेचर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ। तो देखो यहाँ पे पहले एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद में आपको बताऊंगी। तो दो सिस्टम्स लिए हमने, ए एंड बी, जो हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे क्योंकि उनके बीच में एक बाउंड्री है जो कि एडियाबैटिक है। टेम्परेचर एक्सचेंज, नॉन कंडक्टिंग वॉल है, टेम्परेचर एक्सचेंज नहीं होने देती। तो उसके बाद यहाँ पे और एक तीसरी बॉडी रखी गई, दैट इज द बॉडी सी। ओके, ऑब्जेक्ट रखा गया, सिस्टम रखी गई, दैट इज द सी। तो ये दोनों हीट एक्सचेंज कर सकती है क्योंकि इनके बीच में जो वॉल है वो कंडक्टिंग थी, और ये भी दोनों हीट एक्सचेंज कर सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसका टेम्परेचर हाई होगा, सपोज इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, और इसका टेम्परेचर उससे भी कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सी है ये ए से हीट लेगा, मतलब ए सी की तरफ हीट ट्रांसफर करेगा, उसके बाद सी बी की तरफ हीट ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज हुई और इन दोनों का टेम्परेचर मेजर किया गया। सबसे पहले इसका टेम्परेचर मेजर हुआ, इसका टेम्परेचर मेजर हुआ, इसका टेम्परेचर मेजर हुआ। तो जब ये दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज हुई तो ये टेम्परेचर मेंटेन हुआ, और उसके बाद ये थर्ड सिस्टम में भी हीट ट्रांसफर हुई, और एट द एंड ऑब्जर्व किया गया कि जो टेम्परेचर ऑफ ए था दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ बी था दैट इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, एंड कुछ देर के बाद ऑब्जर्व किया गया कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। इसका मतलब क्या, ए बॉडी ने सी को हीट ट्रांसफर की, सी बॉडी ने बी को हीट ट्रांसफर की, और एट द एंड तीनों का टेम्परेचर जब कांस्टेंट हुआ तब उनकी हीट ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गई, मतलब तीनों का टेम्परेचर क्या हुआ, इक्वल हुआ। और उसके बाद ये वॉल हटा दी गई, फिर भी ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को हीट ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ने हीट ट्रांसफर नहीं की, इसका मतलब इसका और इसका टेम्परेचर दोनों क्या है, हीट ट्रांसफर कब बंद होती है, जब दोनों का टेम्परेचर इक्वल होता है। और उससे कंक्लूड किया गया कि कोई तो भी चीज है जो दोनों की कांस्टेंट हो गई, और वो चीज को फिर नाम दिया गया, दैट इज द टेम्परेचर। तो ये जीरोथ लॉ के ऊपर ही, इसके बेसिस पे ही टेम्परेचर डिफाइन हुआ। जीरोथ, इसी को कहा जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टेम्परेचर जो है इसके बेसिस पे डिफाइन किया है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। समझ में आया? क्योंकि इससे देखो हम लोग दो बॉडीज का टेम्परेचर कंपेयर कर सकते हैं। थर्मोमीटर क्यों यूज करते हैं हम लोग? थर्मोमीटर इज यूज टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इससे हम लोग दो बॉडीज का टेम्परेचर कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग द थर्मोमीटर, राइट ना। मतलब थर्मोमीटर क्या है, टेम्परेचर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है, और उसी से हम लोग टेम्परेचर को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका प्रॉपर स्टेटमेंट मैं आपको बताती हूँ। इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सिस्टम, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। मतलब जैसे हमने देखा, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये बी है, ये सी है। अगर दो सिस्टम ए इन दोनों से थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब बी एंड सी आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। दो सिस्टम्स, इफ टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स टी ए इज इक्वल टू टी बी, टी ए इज इक्वल टू टी सी। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं टी बी इज ऑल्सो इक्वल टू टी सी। इसका मतलब क्या कि इन्होंने टेम्परेचर एक्सचेंज किया, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा एटसेट्रा, एन, नंबर ऑफ मोल्स, मास, ये सभी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है उसका मतलब प्रेशर, वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट नहीं बोल सकते, सेम है ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और ये है स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करने से आपको सब कुछ आ गया ऐसे नहीं है, इसका अंडरस्टैंडिंग भी करो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट हियर। समझ में आया सबको? तो देखो आज हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हीट क्या होता है वो बताया, हीट
वर्क से प्रोड्यूस्ड होता है, वर्क कन्वर्ट होता है हीट में, ये हमने स्टडी किया। तो हीट एक एनर्जी है, वो भी हमने स्टडी किया। थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली होता क्या है वो हमने देखा। उसके बाद हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा, जिसके बेसिस पे टेम्परेचर को डिफाइन किया जाता है, वो भी स्टडी किया। तो ये सभी चीजें आपको आनी चाहिए। इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नाम थर्मोडीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वो भी याद रखो, जिसमें हीट से रिलेटेड स्टडी किया जाता है, वर्क से रिलेटेड स्टडी किया जाता है। ओके, तो बच्चों आज के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट इतना काफी है। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।